Good morning to all of you. So this is Tanya Munjal. So today we are going to discuss a very important topic for your board exam, that is how central bank controls money supply. तो कहने का मतलब है कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश में मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, ये है हमारा क्वेश्चन। मनी की सप्लाई का मतलब है कि हमारे देश में लोगों के हाथ में कितना पैसा है। अ करेंसी हेल्ड बाय पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉन एज मनी सप्लाई, यानी लोगों के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके हाथों में कितना पैसा है, उसको हम क्या कह देते हैं, मनी सप्लाई। अब बात आती है कि जो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो हमारे देश में मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है और उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो कंट्रोल करता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक है हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली आपके पास आता है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो आज के टॉपिक में हम बेसिकली ये सारे टॉपिक्स को कोशिश करेंगे कि हम इन सबको कवर कर लें। ठीक है, जो आगे है वो है आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुएजन। और कोशिश करेंगे, ये टॉपिक तो शायद आज कवर नहीं हो पाएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को हम आज ही कवर कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज सीआरआर। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से समझो, जो आपके पास जो सीआरआर है, एसएलआर है, तो उनको समझने से पहले आपको मनी मल्टीप्लायर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मनी मल्टीप्लायर में अगर आपको पता हो, उसमें क्या होता था कि जो लोग हैं वो बैंक में जाके अपनी क्या करते थे, डिपॉजिट्स करते थे। और वो किस फॉर्म में डिपॉजिट्स करते थे, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में डिपॉजिट करते थे। मान लो एक पर्सन है जिसने बैंक में जाके 1000 रुपये क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक क्या करती थी, उसका कुछ रिजर्व रखती थी। एग्जांपल ले लेती हूँ, 10% रिजर्व बैंक रख रही है, तो मान लो बैंक ने कितने का रिजर्व रख लिया, 100 रुपए का रिजर्व रख लिया, और बाकी का अमाउंट बैंक क्या कर देती थी, उसको लोन की फॉर्म में दे देती थी। यही होता था, इसको हम क्या देते थे, डिमांड डिपॉजिट्स, इसको आप क्या देते हैं, मिनिमम रिजर्व, या फिर एलआरआर बोल देते हैं, या फिर इसको एमआरआर बोल देते हैं, मिनिमम रिजर्व रेशियो, जो कि आपके पास कितना है, 10% है, या फिर एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, जो हम आगे डिस्कस कर देंगे। आगे है ये, इसको ये क्या है आपका लोन, यानी 1000 रुपए का 100 रुपए रिजर्व रखती थी और बाकी का पोर्शन बैंक क्या कर देती थी, लोन की फॉर्म में लोगों को दे देती थी। यही होता था। अब समझो, जो ये एलआरआर या एमआरआर है, जिसको आप मिनिमम रिजर्व रेशियो या फिर लीगल रिजर्व जिसको आप बोल देते हो, ये जो 100 रुपए का अमाउंट है, ये आपका सीआरआर भी हो सकता है, यानी सीआरआर की फॉर्म में भी हो सकता है, और या फिर ये एसएलआर की फॉर्म में भी हो सकता है। यानी जो ये 100 रुपए है वो सीआरआर भी हो सकता है, और यही 100 रुपए आपका एसएलआर भी हो सकता है। अब समझते हैं ये क्या है, ये क्या कंसेप्ट है। तो बड़े ध्यान से समझो, जो ये 100 रुपए आपका लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको हम बोल देते हैं एलआरआर बोल देते हैं, तो एलआरआर कैन बी योर सीआरआर or LRR can be your SLR, but the combination of CRR plus SLR is not LRR. इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी LRR नहीं होता। LRR एक चीज होती है, या तो वो CRR है या फिर वो SLR है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी LRR नहीं होता। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है, बैंक को रिजर्व रखना पड़ता है। भाई बैंक रिजर्व किस फॉर्म में रखता है, दो टाइप के रिजर्व हो सकते हैं। एक हो सकता है सीआरआर की फॉर्म में, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में, और दूसरा हो सकता है एसएलआर की फॉर्म में, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की फॉर्म में।
क्लियर है इतना? यानी ये 100 रुपए या तो CRR है, ये या फिर यही 100 रुपए क्या है, SLR है। अब समझते हैं CRR क्या है, SLR क्या है, 100 रुपए ये क्या कंसेप्ट है। तो बड़े ध्यान से समझो, जो CRR का मतलब होता है, अब 1000 रुपए का जो 100 रुपए रिजर्व रखा, जो हम बात कर रहे हैं CRR की फॉर्म में, CRR का मतलब होता है जो ये बैंक रिजर्व रखता है ना, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, है ना। तो बैंक ने क्या किया, कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, दैट इज 100 रुपीज। जो बैंक टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व रखता है, वो कमर्शियल बैंक वो रिजर्व खुद के पास नहीं रखता, वो रिजर्व कमर्शियल बैंक RBI के पास रखता है। उसको आप कहते हो कैश रिजर्व रेशियो। बड़े ध्यान से समझो, मैं क्या बात कर रही हूँ, जो बेसिकली हमारे देश की कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो हमारे बैंक्स है, उनको कुछ पोर्शन ऑफ रिजर्व रखना पड़ता है ना। जो वो रिजर्व रखते हैं, जब वो खुद के पास ना रख के वो RBI के पास रिजर्व रख रहे हैं, तो उसी को आप कह देते हो CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू सम परसेंटेज ऑफ total demand deposit that a commercial bank keep it with RBI। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया? अब आगे हम चलते हैं SLR की तरफ। ये SLR क्या होता है? अभी तक हमने क्या बात करी, जो भी कमर्शियल बैंक को रिजर्व रखना होता है, अगर वो रिजर्व RBI के पास रख रही है तो वो क्या है आपके लिए CRR। वही दूसरी तरफ SLR क्या होता है, जब ये रिजर्व कमर्शियल बैंक खुद के पास रख रही है, यानी जो 100 रुपए है बैंक खुद के पास रख रही है, वो RBI के पास जमा नहीं करा रही वो अमाउंट, तो वो क्या है आपके लिए SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी अब इसमें जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, वो रिजर्व खुद के पास रख रहे हैं, RBI के पास डिपॉजिट्स नहीं करा रहे, उसी को आप क्या कहते हो, SLR। अब बात आती है जो कमर्शियल बैंक्स है हमारे देश के, वो किस किस फॉर्म में रिजर्व रखते हैं। वो 3 टाइप के रिजर्व अपने पास रखते हैं। वो रखते हैं कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और अनअक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में। अनअक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में, 3 फॉर्म में जो हमारे देश के कमर्शियल बैंक है उनको रिजर्व रखना पड़ता है। उनको ये मिनिमम रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने पास। वो क्या है, दैट इज कुछ उनको कैश की फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ उनको गोल्ड की फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है और कुछ उनको अनअक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ता है। क्लियर हो गया? अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करेंगे, आपको यहीं के यहीं अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलते हैं फटाफट से डिस्कस करते हैं। फिर से देखो, पहला पॉइंट क्या था हमारा, CRR, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। एग्जाम्पल क्या लिया था, 1000 रुपए है, 1000 रुपए का 10% क्या रखा, रिजर्व, बाकी 900 रुपए क्या दे दिया, लोन की फॉर्म में दे दिया। ये क्या था आपका मिनिमम रिजर्व रेशियो, या फिर ये आपका जो 10% है वो है आपका LRR। LRR का मतलब क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो, which can be CRR or which can be SLR, but the combination of CRR and SLR is not LR। ये हमें पता है। अब फटाफट से CRR की डेफिनेशन क्या बन गई, it refers to some percentage of total demand deposit that a commercial bank keep it with RBI। CRR क्या होता था, जो भी परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट है, यानी जो 100 रुपए है वो बैंक खुद के पास ना रख के वो बैंक किसके पास रख रहा था, RBI के पास रख रहा था, वो है आपका CRR। क्लियर है अच्छे से? चलो, तो इसी की डेफिनेशन ये बन गई आपकी CRR की। अब जो बात करने वाले हैं, जो हमारे देश की RBI है, उनको मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब है इन्फ्लेशन में मनी की सप्लाई को बढ़ाए कि कम करे, डिफ्लेशन में मनी की सप्लाई को बढ़ाए कि कम करे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे देश में स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, ना ही इन्फ्लेशन अच्छी है ना ही डिफ्लेशन अच्छी है, दोनों ही एक समस्याएं और एक प्रॉब्लम्स है। और गवर्नमेंट या फिर जो RBI वो क्या चाहती है, देश में स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना वो गवर्नमेंट चाहती है। अब इन केस ऑफ इन्फ्लेशन हम पढ़ने वाले हैं और इन केस ऑफ डिफ्लेशन हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, दीज आर द टू प्रॉब्लम जो हम पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों समस्याओं में जो आरबीआई है वो मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है। प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन क्या है भाई, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और पहुंचना कहाँ पे हमें, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें कंट्रोल्ड करना है। और देश में क्या लेके आनी है, स्टेबिलिटी, स्थिरता लेके आनी है। ना ही इन्फ्लेशन अच्छी है हमारे देश के लिए, ना ही डिफ्लेशन अच्छी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे में, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, डिफ्लेशन प्रॉब्लम को कंट्रोल्ड करना है, यानी डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना है। और देश में क्या लेके आनी है, स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी, स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी। ओके जी, चले अब ध्यान से समझो हम क्या बात करने वाले हैं, फटाफट से देखो। लो जी, फटाफट से देखो, क्या था आपका 1000 रुपए का 900 रुपए लोन था और 100 रुपए क्या था आपका रिजर्व था, ये हमें पता है, यही इक्वेशन ले रहे थे हम। अब ध्यान से समझो इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो ही हम सॉल्यूशन लेके आएंगे और इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, अंत करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है हर एक चीज का प्राइस बढ़ना, महंगाई आ जाना, उसको हम कह देते हैं इन्फ्लेशन। अब आप खुद सोचो हमारे देश में महंगाई आती क्यों है, क्यों हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है, क्यों हर एक चीज का प्राइस भी बढ़ रहा है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, यानी लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है मार्केट में, इसलिए हर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ना इज इन्फ्लेशन, और प्राइस बढ़ किसके लिए रहा है, क्योंकि हमारे देश में डिमांड ज्यादा है। अब लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, उनकी इनकम क्या है, ज्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास पैसा ऑलरेडी बहुत पड़ा है। इन्फ्लेशन ऐसी मार्केट है, इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, लोगों के जेबों में जब पैसा है तो इसलिए तो वो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं तो हर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है, देश में क्या आ रही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास बहुत पैसा है और आरबीआई क्या चाहती है, भाई पहले ही लोगों के पास बहुत पैसा है, अब तो लोगों को पैसा देना ही नहीं है, यानी मनी की सप्लाई मार्केट में क्या करनी है, कम करनी है। तो इसलिए आरबीआई क्या कर देती है, सीआरआर जो रिजर्व है ना, जो हमने यहाँ बात करते हैं एलआरआर जो एमआरआर, वो किस किस की फॉर्म में होते हैं, या तो वो सीआरआर की फॉर्म में होते हैं या फिर वो एसएलआर की फॉर्म में होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन जो ये रिजर्व आरबीआई ये जो बैंक रिजर्व रखता है ना सीआरआर में, सीआरआर का मतलब होता है बैंक जो रिजर्व आरबीआई के पास रख रही है, यही 100 रुपए। अब आरबीआई क्या कर देती है, इस रिजर्व को बढ़ा देती है, 10% की जगह मान लो आरबीआई ने कर दिया 20% रिजर्व, यानी अब बैंक्स को आरबीआई के पास जो पैसा जमा कराना है वो 10% नहीं, वो 20% है। यानी अगर 1000 रुपए का 20% कितना हो गया, 200 रुपए वो क्या कर रही है, रिजर्व की फॉर्म में रख रही है, और 800 रुपए क्या कर रही है, लोन की फॉर्म में लोगों को दे रही है। तो इससे हुआ क्या, सीआरआर बढ़ाने से अब बैंक्स को रिजर्व की फॉर्म में ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है, लोन की फॉर्म में पैसा कम देना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो पहले मनी की सप्लाई मार्केट में कितने की हो रही थी, 900 रुपए की, अब कितने की हो रही है, 800 रुपए की, यानी मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया अच्छे से, तो समझ आया आपको। तो अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी क्या, लोगों के पास पैसा ज्यादा था, पैसा ज्यादा था, तो अब आरबीआई क्या चाहती थी, पैसा कम दो भाई, लोन की फॉर्म में लोगों को कम दो। तो आरबीआई ने क्या कर दिया, सीआरआर को बढ़ा दिया, यानी 100 रुपए की जगह अब 200 रुपए का रिजर्व रखना पड़ रहा है आरबीआई के पास, जिससे क्या हुआ, मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होगी, कम। अब मनी की सप्लाई मार्केट में कम होने का मतलब ही क्या था, लोगों की जेबों में पैसा कम, लोगों के पास पैसा कम। जब लोगों के पास पैसा कम है तो लोगों की जेबों में पैसा कम है, तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब है लोगों की खरीदने की क्षमता कम, लोगों की खरीदने की क्षमता कम, लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीद नहीं पा रहे, तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब एक प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड नहीं है, तो प्रोड्यूसर क्या कर देगा, उसका प्राइस कम कर देगा, उसको सस्ता कर देगा ताकि लोग उसको खरीदे उस प्रोडक्ट को। तो अब धीरे धीरे प्राइस क्या हो जाएगा, कम। प्रॉब्लम क्या थी, इन्फ्लेशन में होता ही क्या था, हर एक चीज का प्राइस बढ़ना, महंगाई आना इज नॉन एज इन्फ्लेशन। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करा आरबीआई ने, सीआरआर को बढ़ा के, ताकि देश में मनी की सप्लाई क्या हो जाए, कम, परचेजिंग पावर कम, डिमांड कम, और प्राइस क्या हो जाए, कम, यानी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम
कंट्रोल और स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी। तो बेसिकली अगर ये स्टेबिलिटी है, ये इन्फ्लेशन है, तो अब धीरे धीरे जो प्राइस इतना हाई था धीरे 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 क्या होने लगा, प्राइस कम होने लगा। जैसे जैसे प्राइस कम होने लगा देश में फिर से क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। बट इसका मतलब ये नहीं इन्फ्लेशन से सीधा डिफ्लेशन आ जाना, दोनों ही समस्याएं, दोनों ही प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन से स्टेबिलिटी तक लेके आना है, तो इस तरीके से करना है कि उतना ही प्राइस कम हो कि देश में क्या आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। एम आई क्लियर? अच्छे समझ आया? तो दूसरी जगह अब हम डिफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्लेशन का सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है हर एक चीज का प्राइस क्या हो जाना, कम हो जाना। क्यों कम हो जाना? डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी आना मार्केट में। मंदी आने का मतलब है हर एक चीज में प्राइस की गिरावट आ जाना, यानी प्राइस क्या हो जाना, हर एक चीज का कम। अब बात आती है क्यों प्राइस कम हो गया, तो मतलब क्यों है? अगर आपको पता ही हो, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड नहीं हो रही मार्केट में, लोग उसको खरीद नहीं रहे, तो प्रोड्यूसर क्या कर देता है, उसका प्राइस को क्या कर देता है, कम। तो डिफ्लेशन मतलब प्राइस में कम आ जाना। प्राइस क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। और डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, यानी लोगों की जेबों में पैसा नहीं है, लोगों की इनकम कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब आरबीआई क्या कहता है, लोगों को पैसा दो। अब क्या करें, क्या खेल खेले आरबीआई कि लोगों के पास पैसा आ जाए, लोन की फॉर्म में, मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए तो ही लोगों के पास पैसा आएगा। तो अब आरबीआई क्या करती है, जो मान लो रिजर्व, मान लो पहले क्या कितने का रखा था, 100 रुपए, 10%। अब आरबीआई ने क्या कर दिया, इस रिजर्व को कम कर दिया, 100 की जगह कर दिया आरबीआई ने 50 रुपीज का। कहा 900 रुपए का लोन होता था, अब लोन कितने का जाएगा, 950 का, और 1000 रुपए क्या थी, डिपॉजिट्स की, डिमांड डिपॉजिट्स की। तो अब आरबीआई ने क्या कर दिया, इस सीआरआर को कम कर दिया, जिससे मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होगी, 900 की जगह 950 होगी, 950 रुपए होगी। तो अब जिससे मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, तो यही तो चाहती थी आरबीआई। तो अब क्या कर देगी, डिफ्लेशन में सीआरआर को कम। सीआरआर को कम करने का मतलब ये है, अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व कम रखना पड़ेगा। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है, तो लोन की फॉर्म में कमर्शियल बैंक आम जनता को पैसा ज्यादा देगा, जिससे मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। मनी की सप्लाई बढ़ने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा, लोगों की जेबों में पैसा, यानी लोगों की जेबों में पैसा, यानी मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब परचेजिंग पावर ज्यादा है, खरीद ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। सिंपल सी बात है, जब जेबों में पैसा ज्यादा है तो खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। और हमें पता है जैसे ही किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो धीरे धीरे उसका प्राइस एकदम से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो प्राइस भी क्या होने लगेगा, बढ़ने। प्रॉब्लम क्या थी, प्राइस कम था, इसी को तो डिफ्लेशन कहते हो, मंदी आ जाना। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, प्राइस बढ़ने लग गया। यानी अगर ये स्टेबिलिटी है, ये डिफ्लेशन थी, जैसे जैसे प्राइस धीरे 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 बढ़ने लगा तो देश में डिफ्लेशन से धीरे धीरे क्या आने लगी, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड में आने लगी और देश में क्या आने लगी, स्टेबिलिटी आने लगी। ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइस बढ़ने से डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड, अगर हम यहां बात करें कंट्रोल्ड, और देश में क्या आने लगी, स्टेबिलिटी आने लगी। ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एम आई क्लियर? अच्छे से समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट योर CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, यानी ऐसा रिजर्व जो टोटल डिपॉजिट का जो परसेंटेज ऑफ रिजर्व है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और वो कैसे आरबीआई उस रिजर्व में चेंजेस लाती है, उस रेट में चेंजेस लेके आती है, ताकि देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं फटाफट से हम SLR की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। लो जी, तो फटाफट से अब हम बात कर रहे हैं SLR। फटाफट से देख लेते हैं। 1000 रुपए था, उसका 100 रुपए क्या रखा, रिजर्व रखा। अगर मैं थोड़ा यहाँ लिख दूं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 900 रुपए लोन की फॉर्म में दिया। और ये हमें पता है ये 100 रुपए जो रिजर्व रखती है वो किस किस फॉर्म में होती है, या तो वो CRR की फॉर्म में या फिर वो SLR की फॉर्म में है। CRR हमने डिस्कस कर लिया, यानी वो आरबीआई के पास रिजर्व रख रही है। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, SLR की तरफ जाने वाले हैं। यानी SLR का मतलब है अब बैंक वो रिजर्व आरबीआई के पास नहीं रख रही, वो बैंक रिजर्व खुद के पास रख रही है, यानी कमर्शियल बैंक के पास वो रिजर्व है। उसी को आप क्या कहते हो, SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी
रेशियो। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या बनेगा, इट रेफर्स टू सम परसेंटेज, 10% लिया ना मैंने, इट रेफर्स टू सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक कीप इट विद इटसेल्फ, खुद के पास रखता है। और वो किस किस फॉर्म में रखता है, फटाफट से बताओ जी। हाँ जी, कैश की फॉर्म में और गोल्ड की फॉर्म में, और किस फॉर्म में रखता है, अनएक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में वो क्या करता है, रिजर्व रखता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई मनी की सप्लाई को एसएलआर की तरफ से कैसे कंट्रोल करता है, यानी एसएलआर का यूज करके आरबीआई मनी की सप्लाई को मार्केट में कैसे कंट्रोल करता है। क्लियर है, तो फटाफट से देखते हैं, फटाफट से। अब एसएलआर है, तो एसएलआर में अगर मैं डिस्कस करूं, दो समस्याएं क्या थी, पहली क्या थी, इन्फ्लेशन, और दूसरी क्या थी जी, डिफ्लेशन। ये क्या है आपकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम का क्या करना है, हमें सॉल्यूशन लेके आना है। तो क्या ऐसा करें हम, क्या इसके अंदर ऐसा करें कि देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, और देश में क्या आ जाए, आपकी स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे ही से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है, कभी भी ना ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, इनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है आरबीआई। ठीक है, तो अब डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को भी क्या करना है हमें, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड एंड स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी, ये लेके आना है भाई आरबीआई को। अब बात करते हैं, अब ऐसा क्या करे और ऐसा क्या करे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके। तो फटाफट से हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है जी, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, हर एक चीज का प्राइस बढ़ जाना, महंगाई आ जाना मार्केट में। हमें पता है इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ जाना। प्राइस बढ़ता क्यों है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। क्यों डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब देखो क्या हुआ, जब प्राइस ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, यानी लोगों की जेबों में जब पैसा है, तो अब आरबीआई क्या कहती है, लोगों को लोन कम दो भाई, ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो मनी की सप्लाई मार्केट में क्या कर दो, कम कर दो। आरबीआई ये चाहती है कि लोगों के पास पैसा अब क्या हो, कम हो। तो आरबीआई अब क्या करती है, एसएलआर रेट को जो 10% था उसकी जगह आरबीआई ने कर दिया इस एसएलआर रेट को 20%, यानी अब बैंक्स को जो 100 रुपए रिजर्व खुद के पास रखना पड़ रहा था, अब वो कहती है कि आप अपना रिजर्व बढ़ा दो, 100 की जगह कर दो 200 रुपए, ताकि जो 900 रुपए का लोन है वो कितना हो जाए, 800 रुपए का हो जाए। यानी 100 की जगह 200 कर दो रिजर्व, 900 रुपए का लोन कितने का हो जाए, 800 रुपए का हो जाए, ताकि मनी की सप्लाई 900 से क्या हो जाए, 800 हो जाए, यानी कम हो जाए। क्लियर है, तो अब क्या करेगी, इन्फ्लेशन में एसएलआर रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, यानी अब बैंक को रिजर्व ज्यादा रखना पड़ रहा है खुद के पास। इस चक्कर में मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होगी, कम। मनी की सप्लाई मार्केट में कम होने का मतलब क्या है, लोगों की जेब में जब पैसा ही नहीं होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर कम। परचेसिंग पावर कम मतलब खरीदने की क्षमता कम, तो लोग डिमांड क्या करेंगे, कम। डिमांड कम होने का मतलब क्या है, अगर डिमांड नहीं है किसी चीज की तो प्राइस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम। प्रॉब्लम क्या थी, महंगाई थी, प्राइस ज्यादा था। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या लेके आए, प्राइस को कम कर दिया, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर दिया और देश में क्या आ गई, स्टेबिलिटी। क्लियर है, सेम ही वही फॉर्मेट है, बस आपको इतना याद रखना है, कब बढ़ाएंगे कब कम करेंगे, ये आपको बस ध्यान रखना। एम आई क्लियर। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से हम डिफ्लेशन की तरफ। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है जी, हर एक चीज का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी मार्केट में आ रही है मंदी। क्यों आ रही है, क्यों प्राइस कम है, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे, डिमांड ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई, लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना, पैसा नहीं है तो कहां से डिमांड कर देंगे। तो लोगों की जब जेबों में पैसा नहीं है, यानी इनकम कम है, तो आरबीआई कहती है लोगों को पैसा दो, लोन की फॉर्म में पैसा दो, मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ाओ। तब आरबीआई क्या करे ऐसा कि जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए, यानी मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए। तो अब आरबीआई क्या कर देती है, इस रिजर्व को क्या कर देती है, जहां 10% रिजर्व था उसको रिजर्व को 5% कर दिया। अब वो कहती है 100 रुपए की जगह रिजर्व रख दिया उन्होंने, कि आप 100 रुपए की जगह 50 रुपए का क्या करो, रिजर्व रखो। जहां लोन 900 रुपए का आ रहा था, अब लोन कितना दो, 950 का। देख रहे हो, अब रिजर्व कम हो गया। जब रिजर्व कमर्शियल बैंक खुद के पास जब रिजर्व कम रखेगी, तो वो लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा ज्यादा दे रही है, जिससे मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होगी, बढ़ गई। तो अब क्या हो गया, आरबीआई क्या करती है, एसएलआर को क्या कर देती है, कम, रिजर्व को कम कर देती है, जिससे मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है, यानी लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा। परचेसिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है,
अब लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ गई, खरीदने की क्षमता बढ़ गई यानी लोगों की डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ने का मतलब क्या, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जी। ठीक है जी, प्राइस बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी जी, प्राइस कम था, अब धीरे धीरे प्राइस क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। देश में क्या लेके आनी है, स्टेबिलिटी लेके आनी है। प्राइस डिफ्लेशन थी, प्राइस कम था, धीरे 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 जब आपका प्राइस बढ़ने लग गया तो देश में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या होगी, कंट्रोल्ड आ गई, और देश में क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। एम आई क्लियर, अच्छे से समझ आया आपको? सो दिस इज ऑल अबाउट योर SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके है, चलिए आगे वाले टॉपिक पे। आगे हम डिस्कस करते हैं फटाफट से, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट? क्लियर है, होता एक जैसा है बट कुछ कुछ इसमें चेंजेस होते हैं जो हम आज डिस्कस कर देंगे। क्लियर है, चलो जी। लो जी, अब हम शुरू करते हैं हमारा रेपो रेट या फिर बैंक रेट। एक जैसी चीज होती है, दोनों का मतलब लगभग सेम है, बट कुछ माइनॉरिटी डिफरेंस होते हैं जो हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी, तो फटाफट से एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करो, फिर हम आगे उसको रिलेट करेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो सबसे पहले मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। ये है मान लो आपका RBI, ठीक है। ये है आपका, कोई ले लो कमर्शियल बैंक, कोई भी ले लो, SBI ले लो या कोई भी बैंक ले लो, इसको मैं ले लेती कमर्शियल बैंक। ये हो गया कोई भी एक आम इंसान, ठीक है, कोई भी एक आम इंसान ले लो। ठीक है, अगर हम बात करें क्या होता है, देखो अब बड़े ध्यान से समझो ये होता क्या है। अगर आपको ये पता हो, अगर हमें पैसे की जरूरत है, अगर किसी भी कॉमन पीपल को या किसी भी पर्सन को पैसे की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा जी, कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। क्या लेगा जी, लोन लेगा। ठीक है जी, अब लोन लेगा तो क्या बैंक उसको मुफ्त में लोन दे देगी बिना ब्याज के? ऐसा तो होगा नहीं। यानी अब अगर वो लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक से, उधार ले रहा है, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जी, हम ये जानते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम केस होता है, जैसे हमारा और कमर्शियल बैंक का रिश्ता होता है ना, वैसे ही कमर्शियल बैंक और RBI का रिश्ता होता है। समझो ये क्या होता है, जैसे हमें जब पैसे की जरूरत थी तो हमने क्या लिया, कमर्शियल बैंक से लोन लिया। लोन क्या लिया, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन लिया, तो हमें हमारा ये वाला केस होता है। क्लियर है, वैसे ही सेम कमर्शियल बैंक और RBI का केस होता है। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, RBI से लोन ले लेता है, उधार पे बोरोइंग्स वगैरह कर लेता है। ठीक है, जब भी कमर्शियल बैंक को अपने क्राइसिस को बियर करने के लिए, या कोई भी अगर उसको पैसे की जरूरत है, तो वो कहाँ जाता है, RBI के पास जाता है, बिकॉज RBI इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। हमने पढ़ लिया ना कि RBI क्या है, आखिरी सहारा होता है कमर्शियल बैंक का। जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा भाई, अपना सहारा ढूंढने, RBI के पास जाएगा। अब क्या RBI उसको मुफ्त में लोन दे देगी? नहीं जी, उसको भी क्या पे करना पड़ेगा, RBI को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, इस इंटरेस्ट को हम बोल देते हैं रेट, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है एट what rate the commercial bank is taking loan from RBI, यानी किस रेट पर, यानी किस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक RBI से लोन ले रही है, उसको हम बोल देते हैं रेपो रेट। एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोल दिया 10%, जितने का भी कमर्शियल बैंक लोन ले रही है, तो लोन का वो 10% ब्याज चुका रही है, जो 10% है वो आपके लिए क्या है, रेपो रेट है। इस कमर्शियल बैंक के लिए क्या है, रेपो रेट। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। एट व्हाट रेट यानी 10% द कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम RBI, दिस इज नोन एज योर रेपो रेट। क्लियर है, इतना अच्छे से समझ आया? अगर हम बात करें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के पर्सपेक्टिव से, तो एक बार फटाफट से इसको समझने की कोशिश करो, हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ध्यान समझो, दिस इज योर इन्फ्लेशन और दिस इज योर डिफ्लेशन। ठीक है जी, ये दो समस्याएं हैं, लेके कहाँ आना है जी इसको, हाँ जी जी, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड एंड स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी। ठीक है जी, यहाँ पे भी सेम, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल्ड एंड स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी।
ठीक है जी। अब क्या है इन्फ्लेशन का मतलब, फटाफट से मुझे आप बताओ, खुद ही बताओगे अब आप। इन्फ्लेशन मतलब हर एक चीज का प्राइस बढ़ना। क्यों बढ़ रहा है? लोगों की डिमांड ज्यादा। क्यों डिमांड ज्यादा? लोगों के पास पैसा ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो आरबीआई क्या करे अब रेपो रेट में, है ना, क्या चेंजेस लेके आए रेपो रेट में, बढ़ाए कि कम करे कि जिससे लोगों के पास पैसा कम हो जाए। तो अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लो 1000 रुपए का लोन ले रही है कमर्शियल बैंक। किससे ले रही थी? फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, फटाफट से। डायग्राम क्या था आपका? आरबीआई और कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने मान लो 1000 रुपए का क्या लिया? लोन लिया। अब मान लो 10% पे लोन ले रही है तो ये क्या रही है? एट व्हाट रेट द आरबीआई, एट व्हाट रेट द कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम आरबीआई, दिस इज नोन एज योर रेपो रेट। क्लियर है इतना? अब ध्यान समझो, 1000 रुपए का 100, अगर 10% इंटरेस्ट है तो क्या होगा? अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए तो वो क्या कर रही है? इंटरेस्ट की फॉर्म में उसको पैसा दे रही है। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं रेपो रेट में। इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है? इन्फ्लेशन के केस में ये होता है कि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। लोगों के पास जब ऑलरेडी बहुत पैसा है तो अब आरबीआई चाहती है लोगों के पास पैसा कम हो। जब लोगों के पास पैसा कब कम होगा तो आरबीआई चाहती है मनी की सप्लाई मार्केट में कम कर दो, यानी लोन की फॉर्म में लोगों को पैसा कम दो। अब आरबीआई क्या करती है? इस 10% इंटरेस्ट रेट को कर देती है, बढ़ा देती है। अब 10% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है? अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा ब्याज भरना पड़ रहा है। किसको ज्यादा ब्याज भरना पड़ रहा है? आरबीआई को। यानी जो लोन कमर्शियल बैंक ने लिया था आरबीआई से, अब उस लोन को चुकाने के लिए कमर्शियल बैंक को ज्यादा ब्याज इंटरेस्ट रेट भरना पड़ रहा है। तो अब कमर्शियल बैंक के खुद के पास पैसे क्या हो गए? कम हो गए जी। क्यों कम हो गए? क्योंकि बहुत सारा पैसा ब्याज में निकल गया जी। अब ब्याज में निकल गया पैसा तो अब उनके पास पैसा कम। जब उनके पास पैसा कम है तो वो आगे लोगों को, आम जनता को पैसा क्या देंगे? कम। जिससे रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो गया? अब वो इंटरेस्ट की फॉर्म में ज्यादा पैसा दे रही है। इंटरेस्ट की फॉर्म में ज्यादा दे रही है तो अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम। पैसा कम तो मनी की सप्लाई मार्केट में कम। लोगों के हाथ में पैसा कम तो लोगों की परचेजिंग पावर जी, ठीक है जी, कम हो जाएगी जी। परचेजिंग पावर कम होने से क्या होगा? लोगों के पास जेब में पैसा नहीं, खरीदेंगे नहीं तो लोगों की डिमांड कम। अब डिमांड कम है, डिमांड कम होने से क्या होगा? हर एक चीज का प्राइस फिर से क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे उस प्रोडक्ट को। तो अब प्रोड्यूसर क्या कर देगा? उसका प्राइस कम कर देगा ताकि लोग खरीदे। तो हर एक चीज का प्राइस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रॉब्लम क्या थी? प्राइस ज्यादा था, प्राइस कम होने लग गया। स्टेबिलिटी ये है, इन्फ्लेशन ये है, जो इतना प्राइस था धीरे धीरे प्राइस कम होने लग गया। तो देश में क्या ही इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को कंट्रोल कर दिया और देश में हमने क्या लेके आ गए? हम स्टेबिलिटी लेके। क्लियर है जी? अच्छे से समझ आया? अब आगे हम चलते हैं डिफ्लेशन की तरफ। पे डिफ्लेशन में क्या होता है? सबसे पहले प्रॉब्लम बताओ जी। डिफ्लेशन का मतलब होता है हर एक चीज का प्राइस कम। क्यों कम है? डिमांड कम। क्यों डिमांड कम है? लोगों के पास पैसा कम। प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास पैसा कम है। तो अब आरबीआई क्या कहती है? लोगों को दो भाई पैसा, लोन की फॉर्म में पैसा निकालो, मनी की सप्लाई मार्केट में क्या कर दो? बढ़ा दो। अब आरबीआई क्या कर देगी? इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। इंटरेस्ट रेट जो ये चल रहा था ना आपका, ये आरबीआई और ये कमर्शियल बैंक है ना, जो रेट पे वो इंटरेस्ट, अब आरबीआई क्या कर देगी? उस इंटरेस्ट रेट को 10% की जगह मान लो उसने क्या कर दिया? 5% कर दिया। अब कमर्शियल बैंक को, आरबीआई को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट ब्याज के रूप में जब पैसा कम जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा है। जब ज्यादा पैसा होगा तो आम जनता को पैसा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, यानी मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही तो चाह रही है। तो क्या कर दिया? रेपो रेट को कम कर दिया। 10% की जगह मान लो 5%। ब्याज रेट को, जो इंटरेस्ट रेट है ना, उस रेट को कम कर दिया। अब इंटरेस्ट जब कम पे करेगी, वो रेट जो ब्याज वो कम पे करेगी, तो इससे क्या होगा? अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा बचा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा बचा तो आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा जी। तो मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी जी? बढ़ जाएगी। अब मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? फटाफट से मुझे बताओ। सेम, लोगों की जेब में पैसा है जी, लोग क्या करेंगे? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई जी। लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ गई, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है? लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब खुद सोचो, डिमांड ज्यादा है किसी चीज की तो प्राइस क्या हो जाएगा जी? प्राइस भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ जाएगा। डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। प्रॉब्लम क्या थी? प्राइस क्या था? हर एक चीज का कम था। अब प्राइस कम होने से क्या हो गया था? ये प्रॉब्लम थी। अब प्राइस जब धीरे धीरे बढ़ने लगा था तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? कंट्रोल्ड हो जाएगी और देश में क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी। एम आई क्लियर? अच्छे समझ आया? तो बेसिकली दिस इज योर स्टेबिलिटी, दिस इज योर डिफ्लेशन। हर एक चीज का प्राइस कम था। धीरे धीरे जब आपका प्राइस बढ़ने लगा तो डिफ्लेशन प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ कंट्रोल हो जाएगी और देश में क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी।
ठीक है जी। चलें अब आगे हम जो चलते हैं वो हम चलते हैं बैंक रेट की तरफ। बहुत सेम है उसका, मैं डिफरेंस अगर आप देखोगे दोनों का डिफरेंस भी सेम चलेगा बैंक रेट में, बस कुछ माइनर डिफरेंस है जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, तो आपका बैंक रेट भी यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं बैंक रेट की तरफ। तो फटाफट से ये क्या था आपका, फटाफट से इसका भी सेम बना लेते हैं। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बैंक रेट, ये है आपका मान लो आरबीआई, ये आपका मान लो कमर्शियल बैंक, और ये मान लो कोई भी आम इंसान। ठीक है, थोड़ा हंसता हुआ बना देते हैं। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान समझो हम क्या बात करने वाले हैं। फटाफट से देखो, सेम ही है रेपो रेट और बैंक रेट में। इसमें भी ये होता है जैसे अगर हमें मान लो पैसे की जरूरत है तो हम कहाँ जाते हैं भाई, कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, आप हमें क्या दे दो, लोन दे दो। क्या वो लोन मुफ्त में दे देता है, नहीं, वो कहता है कि भाई आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, हमें जो भी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस लोन के लिए। वैसे ही सेम होता है जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो कमर्शियल बैंक कहाँ जाता है भाई, आखिरी सहारा हमारा कौन है भाई, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे दे दो पैसे। अब आरबीआई कहते हैं भाई पैसे तो दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं, बट आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट। ठीक है जी, तो अब आरबीआई को क्या पे करना पड़ेगा, रेट, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एट व्हाट रेट, मान लो 10% अगर आरबीआई ने फिक्स कर दिया, तो एट व्हाट रेट द कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम आरबीआई, दिस इज नॉन एज बैंक रेट। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ये तो रेपो रेट में भी ये पढ़ा था कि इसमें भी वो क्या कर रही थी, लोन ले रही थी, लोन ले रही थी तो वो इंटरेस्ट चुका रही थी यानी रेट चुका रही थी। सेम हमने रेपो रेट में पढ़ा, सेम हमने बैंक रेट में पढ़ा। अब डिफरेंस क्या है अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले। सेम ही इन्फ्लेशन, सेम ही डिफ्लेशन चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। रेपो रेट और बैंक रेट में 2 से 3 डिफरेंस है जो आपको डिस्कस करते हैं। रेपो रेट में क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक लोन ले रही है ना आरबीआई से, तो ठीक है भाई इंटरेस्ट रेट तो वो चुकाएगी, लेकिन उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कलेक्ट्रल करनी पड़ती है अपनी कोई सिक्योरिटी को, या कुछ भी उसको कलेक्ट्रल करना पड़ता है। अगर हम नॉर्मली बैंक से लोन लेते तो कई बार हमें भी कलेक्ट्रल करना ही पड़ता है, राइट, कोई प्रॉपर्टी के कागज या कुछ भी, तो हमें भी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है कि अगर हम वो लोन को नहीं चुका पाए तो कमर्शियल बैंक क्या कर लेता है, उस प्रॉपर्टी या फिर जो आपने कलेक्ट्रल रखा है वो किसके हाथ में आ जाती है, बैंक के पास। तो बैंक उसको बेच के अपना पैसा क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है। वैसे ही सेम आरबीआई और कमर्शियल बैंक के केस में होता है। रेपो रेट के केस में, रेपो रेट के केस में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, जब हमारे बैंक्स यानी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो लोन लेती है, तो एट व्हाट रेट ये हमें पता चल गया, लेकिन जो वो लोन ले रही है उसके लिए उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखनी पड़ती है अपनी सिक्योरिटीज को। इसको आप कहते हो रेपो रेट। रेपो रेट में उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी को क्या करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन बैंक रेट के केस में ऐसा नहीं। बैंक रेट के केस में सेम वही है, वो लोन ले रही है तो इंटरेस्ट चुका रही है, जब वो इंटरेस्ट चुका रही है तो उसको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती इन केस ऑफ बैंक रेट। समझ आया। रेपो रेट में क्या होता है, लोन ले रही है सेम ही, बैंक रेट में क्या होता है, लोन ले रही है सेम, रेट चुका रही है, इंटरेस्ट चुका रही है, दोनों में चुका रही है, लेकिन याद रखना रेपो रेट में कुछ ना कुछ गिरवी रखनी पड़ती है सिक्योरिटी को, यानी कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ कलेक्ट्रल करनी पड़ती है अपनी सिक्योरिटी को, लेकिन बैंक रेट के केस में उसको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। एक ये डिफरेंस है आपका रेपो रेट और बैंक रेट। दोनों में ही लोन ले रही है बट उसमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है रेपो रेट में, और बैंक रेट में कुछ भी कोलेटरल करने की जरूरत नहीं। एम आई क्लियर। अब दूसरा पॉइंट और दूसरा डिफरेंस क्या होता है रेपो रेट और बैंक रेट में। अब रेपो रेट में क्या किया था भाई, मुझे लोन चाहिए तो मैंने कुछ ना कुछ गिरवी रख दिया भाई, कुछ ना कुछ आरबीआई को गिरवी रख दिया। अब जब मैंने अपना लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट चुका दिया आरबीआई को, जब मैंने उनका पैसा उनको चुका दिया, तो अब कमर्शियल बैंक क्या करता है भाई, जो मेरी गिरवी प्रॉपर्टी है वो मुझे दो, छुड़वा लेगी वो अपनी, तो यानी वो क्या कर लेगी, रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटी। रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जो उसने अपनी सिक्योरिटी को कलेक्ट्रल किया, अब जब उसने सब कुछ चुका दिया तो वो कहेगी भाई मेरी सिक्योरिटी जो कलेक्ट्रल थी, मुझे मेरी जो सिक्योरिटी थी मुझे मेरे को वापस चाहिए, तो वो क्या कर लेगी, अपनी सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेगी। उसको हम क्या कह देते हैं, रेपो रेट में, क्योंकि रेपो रेट में ही कुछ ना कुछ गिरवी रख रही है, यानी कोलेट्रल कर रही है। जब उसने अपना इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया तो वो कहेगी भाई मेरे को मेरी सिक्योरिटी वापस चाहिए, यानी वो क्या कर लेगी, तो रेपो रेट अलाउस रीपरचेज ऑफ
सिक्योरिटीज। क्लियर इतना? अब आगे की केस में चलते हैं हम बैंक रेट में। बैंक रेट में क्या था दी? हाँ जी जी, लोन लिया था, लोन लिया तो ब्याज चुकाएंगे, जब ब्याज चुकाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गिरवी करा नहीं हमने। जब कुछ गिरवी नहीं किया तो अपनी सिक्योरिटी को कैसे छुड़ा लोगे? तो बैंक रेट डज नॉट अलाउ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज। अपनी सिक्योरिटीज को आप दोबारा से नहीं खरीद सकते। वो क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि कुछ गिरवी नहीं रखा। सिंपल सी बात है। चले आगे। तो ये था आपका रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस। रेपो रेट में कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है, बैंक रेट में कुछ कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं। जब रेपो रेट में कुछ कोलेट्रल रखा आपने, कुछ ना कुछ गिरवी रखा, तो जब उनका ब्याज के साथ उनका पैसा वापस दे दोगे तो अपनी गिरवी रखी हुई सिक्योरिटी को आप क्या कर लोगे? छुड़वा लोगे, यानी रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी कर लोगे। रीपर्चेज मतलब खुद की सिक्योरिटी को दोबारा से खरीद लोगे। अब दूसरी तरफ बैंक रेट में कुछ कोलेट्रल ही नहीं रखा, कुछ रखा ही नहीं गिरवी। जब कुछ गिरवी नहीं रखा तो उसको छुड़वाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं आता। तो यानी इट डज नॉट अलाउ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है जी, चले आगे के टॉपिक पे। एक टॉपिक और है जो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। तो फटाफट से हम देखते हैं, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट बच गए हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो जी, आगे है आपका अंजलि। रेपो रेट और बैंक रेट में मीनिंग आप सेम ही लिखोगे, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस डाल के लिख देने का, किसमें कोलेट्रल होता है किसमें नहीं होता। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में सेम ही इसका डिफरेंस चलता है, जो कि रेपो रेट में मैंने डिस्कस कर लिया। बस रेपो रेट की जगह वहां पे आप बैंक रेट वर्ड यूज कर लेना। ठीक है जी, सेम है। इन्फ्लेशन में जैसे रेपो रेट को बढ़ाया था वैसे ही बैंक रेट को बढ़ाएंगे। डिफ्लेशन में जैसे रेपो रेट को कम किया था वैसे ही बैंक रेट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे जी। ठीक है जी, अगला जो टॉपिक है वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। हाँ जी जी, ये क्या होता है जी? फटाफट से आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज मार्केट? हाँ जी, मार्केट क्या होती है? बाजार। बाजार में आप क्या करते हो? या तो कुछ खरीदते हो, बाय करते हो, या फिर आप क्या करते हो? बेचते हो, सेल करते हो। तो मार्केट क्या होती है? जिसमें जहां आप खरीदते हो या बेचते हो। अब यहाँ पे क्या भाई मार्केट है? किस मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो आरबीआई है ना, यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो वो खरीदेगा या फिर वो क्या कर देगा? बेच देगा। तो यही है मार्केट का मतलब, खरीदना या बेचना। किसका खरीदना या बेचना? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का। कौन खरीदता है या बेचता है? आरबीआई या तो खरीदती है या फिर आरबीआई क्या कर देती है? बेचती है। अभी खरीदती बेचती क्यों है? ताकि देश में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को क्या कर सके? कंट्रोल में ला सके और देश में क्या ला सके? स्टेबिलिटी ला सके। इसके केसेस पे वो क्या करती है? आरबीआई या तो कभी खरीद लेती है या फिर वो बेच लेती है। तो इस फॉर्म में वो मनी की सप्लाई को मार्केट में क्या करती है? कंट्रोल करती है। हाँ जी, अब आपके दिमाग में आएगा भाई ओपन क्यों वर्ड यूज किया है? ओपन वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि जो ये मार्केट है ना, जहाँ पे सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है, इसका कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है कि इस लोकेशन पे जाके। ये बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन खरीदा या बेचा जाता है, ऑनलाइन मार्केट होती है। इसलिए यहाँ पे इसका जो वर्ड यूज किया है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ऐसी मार्केट जहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो खरीदती है या बेचती है, ताकि देश में वो क्या लेके आ सके? स्टेबिलिटी ला सके। यानी स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ना ही इन्फ्लेशन होना ना ही डिफ्लेशन होना, देश में स्थिरता आना, स्टेबिलिटी आना, उसी को आप कह देते हो स्टेबिलिटी आना। यानी मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। क्लियर है? तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं हम इन्फ्लेशन के केस में और डिफ्लेशन के केस में। हाँ जी जी, दो समस्याएं कौन सी थी? फटाफट से आप खुद बताओ, अब आपको भी इतनी नॉलेज हो चुकी है पूरी। हाँ जी, फर्स्ट है इन्फ्लेशन और दूसरा क्या है? डिफ्लेशन। ये क्या है? आपकी दो समस्याएं हैं। अब इसका क्या निकालना है भाई? समाधान निकालना है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब कहाँ पे पहुंचना है हमें? ठीक है जी, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को क्या करना है? कंट्रोल। और देश में क्या लेके आनी है? स्टेबिलिटी। ठीक है जी, ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब आगे क्या है? डिफ्लेशन। अब क्या करना है भाई? डिफ्लेशन प्रॉब्लम को क्या करना है जी? कंट्रोल करना है। और देश में क्या लेके आनी है? स्टेबिलिटी लेके आनी है। अब आरबीआई क्या करे? खरीदे कि बेचे? क्या करे आरबीआई की देश में क्या आ सके? स्टेबिलिटी आ सके। यानी मनी की सप्लाई को अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करे? तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले है इन्फ्लेशन। फटाफट से आपको बताओ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है जी? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जी, हाँ जी जी, मैम ने क्या बताया था भाई? प्राइस बढ़ गया। प्राइस क्यों बढ़ गया? क्योंकि डिमांड ज्यादा। क्यों डिमांड?
लोगों के पास पैसा ज्यादा। लोगों के पास पैसा क्यों है, नॉर्मल सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं जो ये लोगों के पास पैसा है, अब आरबीआई क्या चाहती है, लोगों से पैसा निकालो। आरबीआई कहती है देश में इतनी महंगाई आ रही है, महंगाई आने का रीजन ये है कि देश में लोगों की जेबों में बहुत पैसा है, तो आरबीआई कहती है लोगों से पैसा निकालो। तो आरबीआई अब क्या कर देगी, सेल कर देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। सेल करने से क्या होगा, उसने क्या कर दिया, सिक्योरिटीज बेच दी। अब आम जनता क्या करेगी, उसको खरीदेगी। जब आम जनता खरीदी तो लोगों के पास से वो पैसा क्या कर लेगी, निकाल लेगी, है ना, क्योंकि सिक्योरिटीज को बेचेगी तो लोग पैसे से खरीदेंगे उसको। जब पैसा उनका ले लेगी उनसे, जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो यानी मनी की सप्लाई मार्केट में धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम। जब लोगों की जेबों में पैसा कम तो फिर से परचेजिंग पावर कम, डिमांड कम, डिमांड कम होने से प्राइस कम, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी। तो फटाफट से क्या किया उन्होंने, सेल कर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, आम जनता को बेच दिया। आम जनता यानी पब्लिक को बेचने से क्या हुआ, अब पब्लिक उसको खरीद रही है, पब्लिक खरीद रही है तो पब्लिक से पैसा आ गया, पब्लिक से पैसा आ गया यानी मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होगी जी, कम होगी। लोगों के पास पैसा कम तो लोगों की परचेसिंग पावर कम, खरीदने की क्षमता कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो प्राइस कम, प्राइस कम होने से क्या हो गया जी, प्रॉब्लम क्या थी, इन्फ्लेशन। लेके कहाँ आना है, स्टेबिलिटी, दिस इज योर स्टेबिलिटी, दिस इज योर इन्फ्लेशन। धीरे 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 जब प्राइस कम होने लगे तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी। क्लियर अच्छे से, चले आगे। आगे है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है भाई, सबसे पहले समस्या के बारे में डिस्कस करते हैं। आपकी समस्या क्या है, समस्या क्या कहती है भाई, प्राइस कम है, मंदी पड़ गई है, मार्केट क्यों मंदी पड़ गई है भाई, लोगों के पास डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं करने, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। आरबीआई देखती है लोगों के पास पैसा नहीं है, उनका लोगों को पैसा जो उनसे निकाला था ना आरबीआई ने सेल करके, अब लोगों को बेच दो, लोगों को वापस दे दो उनका पैसा, ठीक है। अब आरबीआई क्या कर लेगी, जिनको उन्होंने सिक्योरिटी सेल करी थी उनसे खरीद लेगी वापस, उनसे खरीद लेगी तो उनका पैसा उनको वापस दे देगी, उनको उनका पैसा दे देगी वापस, तो मनी की सप्लाई मार्केट में फिर से क्या हो जाएगी जी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि लोगों के पास उनका पैसा फिर से वापस आने लगा, है ना। जब उनके पास पैसा ज्यादा आने लगा, मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, तो फिर से परचेसिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, और डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी इन दी इकोनॉमी। तो फटाफट से देखते हैं हम, अब वो क्या कर देगी, परचेज क्या कर देगी अपनी ऑफ सिक्योरिटीज। जिन लोगों को सिक्योरिटीज बेची थी अब उनसे खरीद लेगी, खरीद के उनका पैसा वापस दे देगी, तो लोगों के पास फिर से पैसा आने लगेगा, यानी मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। जब लोगों की जेबों में पैसा होगा तो वो क्या करेंगे भाई, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी यानी लोगों के पास पैसा हो जाएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी जी, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा जी। प्रॉब्लम क्या थी, हर एक चीज का प्राइस क्या हो रहा था जी, कम हो रहा था। अब प्राइस कम हो रहा था, धीरे धीरे प्राइस क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, तो फिर से क्या होगा, डिफ्लेशन प्रॉब्लम को कंट्रोल आ जाएगा और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर हम एक नॉर्मल चले, दिस इज योर स्टेबिलिटी, दिस इज योर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब हर एक चीज का प्राइस गिर गया, धीरे धीरे जब प्राइस बढ़ने लगेगा तो देश में क्या आ जाएगी, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और स्टेबिलिटी आ जाएगी देश में। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपके डाउट्स को ले लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।